हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि कल्चर की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 11 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो आइए शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए शुरुआत करेंगे पहला टॉपिक से। टॉपिक कहता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। क्या बोलते हैं? जीआई टैग है ना, तो जीआई टैग का फुल फॉर्म यही होता है। आइए न्यूज़ के बारे में कुछ जानकारी और ले लें। तो हुआ क्या कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग अवॉर्ड किया गया और यही वजह है कि ये खबरों में आ गया। असल में खबरों में आने की बात यही है कि जीआई टैग के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो जीआई टैग होता क्या है? फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये प्रोडक्ट्स वगैरह को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, समझते हैं। ऐसे कोई प्रोडक्ट है एक पर्टिकुलर जगह से ओरिजिनेट हुआ है तो उस बेसिस पे दे देंगे, या इसके अंदर कोई जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं बढ़िया, या इसकी रेपुटेशन है उसके ओरिजिन की वजह से, तो ये टैग्स दिए जाते हैं, है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की इस जगह से ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है, इसमें ये क्वालिटी है, ऐसा ऐसा है, समझे। इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत रेगुलेट किया जाता है और कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स के द्वारा दिया जाता है। ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स है उनके द्वारा दिया जाता है, जो कि रजिस्ट्रार है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का। फिर समझ लीजिए कि इसे रेगुलेट करा जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर, और दिया जाता है कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के अंदर, जो कि रजिस्ट्रार है इस जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का। तो इतनी बात समझ में आई आपको। अब ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ये कवर करे जाते हैं अंडर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर इसको कवर भी किया जाता है। ये वैलिड होता है 10 सालों के लिए और उसके बाद इसे हर एक 10 साल के लिए आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अगर आपसे कहे एक बार टैग मिल गया तो मिल गया, नहीं, ये सिर्फ 10 सालों के लिए वैलिड है, उसके बाद इसको बार बार रिन्यू कराना पड़ेगा। अब रिसेंट जो ये जीआई टैग्स दिए गए हैं उनके बारे में आपको बता दूं, तो कश्मीर सैफरन, तो आप ये तो जानते ही हैं भैया, ये तो देना ही था और अब दे भी दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कश्मीर सैफरन को मिला है और उसके साथ यहाँ पे जो गोरखपुर टेराकोटा को दिया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद चकहाउ, ये ब्लैक राइस है मणिपुर का, मणिपुर के अंदर इसे मिला है। साथ में जो है सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड की है, इसको भी दिया गया है। साथ में तेलिया रुमाल तेलंगाना का है, इसको मिला है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो अरुम बवूर वुड कार्विंग्स हैं, उसके साथ यहाँ पे थंजावुर नेटिव वर्क से जिसे पिच वर्क कहते हैं, और कोविलपट्टी कड़ा लाई मिठाई है। तो ये 3 चीजें हैं ऐसी जिनको तमिलनाडु से मिला है जीआई टैग। तो इतनी बात हमने यहाँ पे करी कि भाई रिसेंट जीआई टैग्स क्या देता कौन है कौन नहीं देता है। अब बात आती है कुछ, हम यहाँ थोड़ा डिस्कस करेंगे फीचर्स के बारे में। देखिए कश्मीर सैफरन की अगर हम बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर की है और फीचर ये है कि इसे कारेवास हाईलैंड जो जम्मू एंड कश्मीर का है वहां पे इसको उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं। ये इकलौती ऐसी सैफरन है पूरे वर्ल्ड में जिसे 1600 मीटर से लेके 1800 मीटर की ऊंचाइयों में उगाया जाता है, इतने एल्टीट्यूड पे उगाया जाता है। और एशियन संस्कृत लिटरेचर में सैफरन को बहुकम भी बोलते थे। क्या बोलते थे? बहुकम भी बोलते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो काफी लॉन्गर और थिकर स्टिग्मा होता है, और स्टिग्मा ही का खेल है सारा का सारा सैफरन में। तो लंबा होता है, काफी मोटा होता है, नेचुरल डीप रेड कलर होता है, काफी एरोमा, काफी खुशबू बढ़िया आएगी, बिटर फ्लेवर होता है, केमिकल फ्री प्रोसेसिंग है, हाई क्वालिटी है, क्रोसिन की मतलब कलरिंग स्ट्रेंथ की हाई क्वालिटी है, और उसके साथ यहाँ पे सैफरनल मतलब फ्लेवर बढ़िया है, और पिक्रोक्रोसिन मतलब बिटरनेस बढ़िया है। तो ये हर चीज़ में बढ़िया है। 3 तरह की इसमें आती हैं, जैसे आपका गुच्ची हो गई, लाचा हो गया, मोंगरा सैफरन हो गई। और ईरान ईरान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरन का और इंडिया उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, बहुत ही महंगी होती है।
अब कुछ दूसरे जीआई प्रोडक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं, उसमें कश्मीरी पश्मीना भी है। ये पता है पश्मीना के शॉल्स वगैरह मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं। कश्मीरी सुजानी क्राफ्ट भी है, कानी शॉल भी, कश्मीर पेपर मच्छी हो गई, उसके साथ यहाँ पे कश्मीरी वॉलनट कार्विंग हो गई, उसके साथ खत्म बांध हो गया, और कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट हो गई। ये सब कुछ जीआई टैग्स मिल रखा है कश्मीर से। फिर नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है भाई किसको मिला है, चक हाउ। ये ब्लैक राइस है मणिपुर का, इसके बारे में देखते हैं, इस तरीके का है। अब ये एक सेंटेड ग्लूटीनियस राइस है जो कल्टीवेट करा जाता है मणिपुर में, मतलब 100 सालों से किया जा रहा है। और इसके अंदर एक स्पेशल अरोमा है, मतलब इसको यूज करते हैं ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी यूज करते हैं, क्योंकि भाई काफी मेडिसिन के तौर पे भी काम आता है। और ये जो चावल है ना, ये लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम लेता है, मतलब 40 से 45 मिनट लेता है ये पकने में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फाइब्रस ब्राउन लेयर होती है और हायर क्रूड फाइबर कंटेंट भी होता है, इसलिए बहुत समय में पकता है। तीसरा कौन था, गोरखपुर का टेराकोटा, उत्तर प्रदेश में जो है। इसमें क्या हुआ कि ये 100 साल पुराना है, काफी पुराना ट्रेडिशन आर्ट फॉर्म है। और जहाँ पे जो पोटर्स होते हैं, ये पोटर्स होते हैं जो बनाते हैं, ये अलग अलग तरह के एनिमल फिगर्स को बनाते हैं, जैसे हॉर्सेस बना दिए, एलिफेंट बना दिया, कैमल बना दिया, गोट बना दिया, ऑक्स बना दिया, वगैरह वगैरह, ऐसे जानवरों को बनाते हैं। हैंड अप्लाइड ऑर्मेंटेशन, मतलब देख रहे हैं ना, इस तरीके से खूबसूरती से इसको बनाते हैं। और पूरा जो काम करते हैं ना वो बेयर हैंड करते हैं, हाथों से करते हैं, मतलब आर्टिशियंस के अंदर नेचुरल कलर का यूज करते हैं। और बहुत लंबे वक्त तक ये कलर छूटता भी नहीं है। यहाँ पे 1000 से ज्यादा वैरायटी है टेराकोटा के काम की, जिसे लोकल क्राफ्ट्समैन डिजाइन करते हैं। तीसरा आता है सोहराई खोबर पेंटिंग। ये झारखंड की है, बहुत पुरानी रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट है, जिसे जो है लोकल जो ट्राइबल औरतें हैं वो करती हैं, बनाती हैं। जो एक एरिया है वहाँ पे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का, झारखंड के अंदर, वहाँ पे ये बनाती हैं। इसे लोकल हार्वेस्ट के टाइम पे किया जाता है, मैरिज सीजन है ना, शादियों के समय यूज करके लोकल नेचुरली अवेलेबल जो सॉइल और जो अलग अलग कलर के सॉइल्स होते हैं ना, उनसे बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं अलग अलग कलर की। तो एक इसके अंदर एक खास बात है। फिर एक आता है तेलिया रुमाल। ये तेलिया रुमाल तेलंगाना से है। इसमें क्या है, इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडमेड काम होता है, हाथों से इसको करते हैं, इसमें कॉटन लूम पे करते हैं। अलग अलग तरह की डिजाइन दिखाता है, मोटिव्स दिखाता है, 3 पर्टिकुलर कलर से, जैसे रेड कलर, ब्लैक कलर और वाइट कलर, इन तीनों कलर का यूज करके इसमें चित्र वगैरह को बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आती है बात अरुम्बवुर वुड कार्विंग की। ये तमिलनाडु का है ना, अब 3 थे तमिलनाडु से। अब देखो अरुम्बवुर जो वुड कार्विंग है, इसे आर्टिशंस बनाते हैं पेरम बलूर के, और मेनली इसे वुडन लॉग्स होते हैं ना, जो लकड़ी के जो गट्ठर है उनसे बनाते हैं, लिंगम ट्री के। पेड़ का नाम क्या है, लिंगम ट्री। उसके साथ मैंगो मतलब आम के पेड़ के भी, इंडियन एश ट्री और वगई, उसके साथ मावी, लंगई और अतिथि, वेम्बू, वेंगई, टीक वुड, नीम और रोजवुड ट्री, इन सब के जो लट्ठर होते हैं उनसे इसे बनाया जाता है। आर्टिशन यहाँ पे वुडन कार्ड्स जो है बनाते हैं, मंदिरों के लिए, टेम्पल्स के लिए स्टैचू बनाते हैं, कुछ डेकोरेटिव या दूसरे कुछ वुडन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ पे जो ये क्राफ्ट्समैन है वो आइकनोग्राफी का यूज़ करते हैं, जिसे शिल्प शास्त्र के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। टेम्पल कार्ड ज़्यादातर ये जो है इल्लूपई से बनी होती हैं, मतलब ये हैंडमेड होती हैं विद आर्टिशियंस यूजिंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके इसको बनाते हैं। कोई मशीन का यूज़ नहीं करते, अलग अलग स्टेजेस में कार्विंग की कोई नहीं, है ना, मतलब सीजिंग से लेके चिजलिंग, चाहे जितना भी इसको करेंगे, कार्व करेंगे, पैटर्न जितना भी करेंगे, डिटेल्स वगैरह तक, कोई मशीन, देखिए इतना खूबसूरत है लेकिन कोई मशीन नहीं है इसमें। वुड सप्लाई कहाँ से आती है, वुड सप्लाई जो है पचमलाई हिल्स से आती है, अलॉन्ग द ट्रिकी पेरम्बलूर बाउंड्री और थंजवुर कोनम जोन से चीजें यहाँ पे आती हैं। तो हमने पूरी बात करी इसके बारे में। अब उसके बाद तमिलनाडु के अंदर दूसरी चीज जो मिली है वो है थंजवुर नेटिव वर्क्स, मतलब पिट वर्क बोलते हैं इसको। अब ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल क्राफ्टेड है, ये नेटी मतलब पिट का एक मार्शी प्लांट है, जिसे जाना जाता है एज एशाइनोमीन एस्पेरा के नाम से भी। और नेटिव वर्क्स ये विजिबल है बृहदेश्वर टेम्पल में के अंदर, गार्लैंड्स में अंदर, कुछ हिंदू डिटीज की मूर्तियों के अंदर, कुछ डोर हैंगिंग्स के तौर पे, डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पे भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेटिव वर्क्स को थंजावुर में बनाते हैं, कुंभ कोनम और पुदुकोट्टई में बनाते हैं।
अब ये जो पिच वर्क है ना, ये मॉडल काफ़ी डेलिकेट होते हैं, मतलब काफ़ी डेलिकेट होते हैं, मतलब ऐसे आप हैंडल कर रहे हो तो बड़े संभाल के करना पड़ता है। यूजुअली इसको, ये ग्लास है बाहर, उसके अंदर ग्लास बॉक्स के अंदर रखा जाता है। ज़्यादातर जो दिखने में ऐसा लग रहा है, दिखने में आइवरी या मार्बल हैंडीक्राफ्ट की तरह लग रहा है ना, कि मतलब जैसे कि ये हाथी की सींग वगैरह से बना हो, ऐसा देखने में लगता है। फिर आता है बात कोविलपट्टी कदलाई मिठाई के बारे में, तमिलनाडु की है ये आपने खाई भी होगी, जाड़ों में तो काफ़ी आती भी है, नॉर्थ वगैरह में भी आती है। ये कैंडी है जिसे पीनट से बनाते हैं, मूँगफली से बनाते हैं, एक साथ चिपका के बनाते हैं, एक एक ग्लिस्टरिंग सिरप से, और इसमें कुछ व्हिस्क वगैरह डालते हैं, ग्रेनेड कोकोनट, ड्राइड पिंक, ग्रीन, येलो, है ना? जो है इसको, है ना, डाई करते हैं इसको पिंक कलर से या ग्रीन कलर से, येलो कलर से। उसके ऊपर से ऐसे छिड़केंगे हल्का-सा कोकोनट वगैरह, और ये तैयार हो जाती है। ये हर चीज़ जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं ना, जैसे कि ट्रेडिशनल या स्पेशल वेलम हो गया, मतलब जैगरी गुड़, है ना, या ग्राउंडनट मतलब आपका मूँगफली हो गई, पानी हो गया, रिवर से लेते हैं पानी, और कौन से रिवर से लेते हैं? थमिरा बरनी रिवर से लेते हैं, और मतलब इसको थमीरा बरानी भी कह लो आप। इस रिवर से पानी निकालते हैं, इन सब का यूज़ करते हैं और तब इसको प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इसका टेस्ट अमेज़िंग हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम कुछ दूसरे जीआई टैग्स के बारे में जो न्यूज़ में है उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला है, नाम है वज़ाखुलम पाइनएप्पल्स। तो मॉरिशस वैरायटी जो वज़ाखुलम पाइनएप्पल्स की है फ्रॉम केरला, इसे भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया था 2009 में। इसे एर्नाकुलम, कोत्तायम और आपका पथानम तित्था में उगाया जाता है। लो एलिवेशन एरियाज़ में, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं, जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट जो है केरला के अंदर, उसके लो एलिवेशन एरियाज़ में भी उगाया जाता है। अब वज़ाकुलम पाइनएप्पल एक बहुत ही यूनिक है अपनी अरोमा में भी, वाओ! फ्लेवर में भी, स्वीटनेस में भी। क्यों? क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और लो एसिडिटी है, और शेल्फ लाइफ भी बढ़िया है, 10 से 15 दिन तक चल जाता है। दूसरी बात करें अगर हम तोदा एम्ब्रॉयडरी की, तो एक आर्ट वर्क है जो तोदा पेस्टोरल लोग जो नीलगिरीज के हैं तमिलनाडु के अंदर, उनके बीच में एक आर्ट वर्क है ये। इसे भी जीआई टैग 2013 में मिल गया था, और इसे लोकली पुखूर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पुखूर नाम से जानते हैं। एक्सक्लूसिवली औरतें बनाती हैं तोदा कम्युनिटी की इसको। और इसको कैसे बनाते हैं? इसमें रेड और ब्लैक थ्रेड, मतलब जो लाल रंग के और काले रंग के धागों का यूज़ करते हैं वाइट कॉटन के क्लॉथ के साथ में। मतलब बैकग्राउंड जो है पीछे, वो सफ़ेद रंग के कॉटन का बैकग्राउंड हो गया, और लाल और काले धागों से इसको बनाते हैं। काफ़ी फाइन फिनिश होती है, एकदम बिल्कुल बुने हुए कपड़े की तरह देखने में लगता है। तो हमने कुछ बात करी जीआई टैग के बारे में। फिर बात आती है हेरिटेज मैनेजमेंट के बारे में। क्यों रहा न्यूज़ में, पहले समझते हैं। देखिए, नीति आयोग ने एक वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट को रिलीज करा, जो कि थी इम्प्रूविंग हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया को लेके, है ना, कि भाई हेरिटेज जो पूरा है मैनेजमेंट है, उसको और इम्प्रूव करना है, इस बात को लेके थी। तो कुछ ओवरव्यू पहले इस रिपोर्ट का लेते हैं, चलिए। यहाँ पे रफली अगर बात करें तो कुछ 5 लाख से ज़्यादा हेरिटेज साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। आप जानते हैं हमारे देश के अंदर तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब इनमें से कुछ 3691 जो हैं उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में डाल दिया गया है। 38 तो आप जानते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती हैं, और 6000 से ज़्यादा जो हैं वो स्टेट आर्कियोलॉजी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के अंदर आती हैं। लेकिन 4 लाख से ज़्यादा जो है वो रिलीजियस हेरिटेज साइट्स में आती हैं। अब जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने जुरिस्डिक्शन इन सारे मॉन्यूमेंट्स का, कल्चर हेरिटेज का और आर्कियोलॉजिकल साइट का, ये यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। अब कैसे डिवाइड कर रखा है यहाँ पे समझियो भाई, यूनियन के बीच में, स्टेट के बीच में। अब देखो, यूनियन की बात करें अगर, तो यूनियन में जो एशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, या कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है या उसके रिमेन्स हैं, जिसे पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दे कि ये ऐसे जो साइट्स वगैरह हैं ये नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, तो ये सब यूनियन देखेगा, ये सब यूनियन देखेगा, समझे। अब जो प्रोविजन है यूनियन गवर्नमेंट की, ये इनैक्ट हुई थी, ये वाली जो प्रोविजंस हैं वो एशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट जो 1958 का था, उसमें ये प्रोविजंस डाली गई थी। और उसके साथ
उसके साथ एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट है 1972 का, इसको भी लाया गया था ताकि यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होता है ना, जो एंटीक चीजें हैं, आपने सुना होगा इतने आर्ट ट्रेजर्स हैं हमारे यहाँ के, उनका जो एक्सपोर्ट होता है उसको जुर्म कहा जाए, स्मगलिंग ना हो पाए, कोई फ्रॉड डीलिंग्स ना हो पाए एंटीक्विटीज में। तो इसके लिए ये एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 लाया गया था। तो पहला तो हो गया यूनियन देखता है, ठीक है। फिर बात आती है, यूनियन की तो हमने समझ लिया, अब स्टेट की बात समझिए। तो स्टेट के अंदर क्या आता है, वो सारे तो हटा दीजिए, वो सब हटा दीजिए, सारे एशियंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वो हटा दीजिए जिसे पार्लियामेंट ने नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित करा है, क्योंकि वो हमने आपको समझाया वो सब तो यूनियन के अंडर आ रहा है। तो उसको हटाने के बाद जो बचे, तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम का, ये देखता है। और तीसरा जो कहा है वो यहाँ पे कॉन्करेंट कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। अब इसमें क्या है, देखो यूनियन और स्टेट की तो हमने बात कर ली, उसके अलावा कॉन्करेंट जुडिक्शन भी आता है उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स के ऊपर जिन्हें यहाँ पे डिक्लेयर करा जाए ये लॉ, या फिर पार्लियामेंट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के नहीं है, तो उसके अलावा जो बचे यहाँ पे वो कॉन्करेंट के अंदर भी आते हैं। इतनी हमने यहाँ पे कहानी सुनी। उसके साथ कुछ दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। ऐसे आर्टिकल नंबर 253, ये आर्टिकल पार्लियामेंट को इनेबल करता है कि आप ऐसा लॉ लॉ लेकर आओ जिससे आप कोई भी ट्रीटी हो, चाहे कोई अग्रीमेंट हो, कोई भी कन्वेंशन हो, है ना, किसी भी कंट्री या कंट्रीज के साथ, या किसी डिसीजन को लेके आप, ये कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हो रहा है, किसी भी बॉडी को लेके, किसी भी एसोसिएशन को लेके, तो आप लॉ ला सकते हो। ये पार्लियामेंट को इनेबल करता है आर्टिकल नंबर 253। और दूसरा हमारा जो आर्टिकल नंबर 51A का पार्ट एफ है ना, ये ड्यूटी के अंदर आता है ना, सिटीजन की ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये ड्यूटी सिटीजन की कहता है कि सिटीजन की ड्यूटी है कि हम वैल्यू करें और प्रिजर्व करें, मतलब इज्जत करें और संभालें जो रिच हेरिटेज है हमारे इस कॉम्पोजिट कल्चर का, उसे हमें प्रिजर्व करना होगा। तो हमारी ड्यूटी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है ये। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। कई बार कर चुके हैं लेकिन फिर से कर लेते हैं कि ये नोडल एजेंसी है। ये पूरा का पूरा जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च होती है, जो कंजर्वेशन होता है, प्रिजर्वेशन होता है ऐसी कल्चरल मॉन्यूमेंट्स का हमारे देश के अंदर, सब कुछ यही देखती है। 1861 में इसको फाउंड करा गया था। काम क्या है ये, अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन ये करती है अटैच्ड ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन बता दें, जैसे कि खुदाई वगैरह करना, एक्सप्लोर करना चीज़ों को, मतलब मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट को प्रोटेक्ट करना, रजिस्ट्रेशन या रेगुलेशन करना ट्रेड ऑफ एंटिक्विटीज़ का, मेंटेनेंस और कंजर्वेशन करना, जो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट है, आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम्स, या आपका रिसर्च और पब्लिकेशंस, या एपिग्राफिकल सर्वेज जैसे संस्कृत, द्रविडियन, अरेबिक या पर्शियन, और साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। तो ये सब कुछ यहाँ पे देखती है मामला। और रिसेंटली अभी पता मालूम है क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसने 7 न्यू सर्कल्स को अनाउंस करा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। मतलब जो जो नए सर्कल्स होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे मालूम है, एक ट्रिची में होगा, रायगंज में होगा, तीसरा राजकोट में होगा, फिर जबलपुर में होगा, झांसी, मेरठ और हम्पी में होगा। पहले यहाँ पे 29 ASI के सर्कल्स थे पूरे देश के अंदर, अभी और कर दिए गए हैं। अब कुछ रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो इंडिया की रैंक जो है, इंडिया की रैंक है 34th। कितनी रैंक है, 34th है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज करा है। तो प्लीज याद रखिएगा ये इंडेक्स किसने रिलीज करा है। उसके साथ कुछ एनजीओज की बात करें, एनजीओज जो कि हेरिटेज कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में है इंडिया के अंदर, आइए एक एक करके बताती हूँ मैं। तो पहला एनजीओ का नाम है आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर। ये क्या है, इसका मेन फोकस है कि हम फिजिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक हर तरीके से रिवाइटलाइज करें कम्युनिटीज को डेवलपिंग वर्ल्ड में। दूसरा एनजीओ है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, जिसे हम लोग इंटैच बोलते हैं। ये यहाँ पे जो हेरिटेज अवेयरनेस है उसे यहाँ पे फैलाता है, और कंजर्वेशन जो इंडिया के अंदर है उसे भी यहाँ पे ये फैलाता है। तीसरा है यहाँ पे इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, जिसे हम लोग
आइकोमॉस बोलते हैं। ये पूरे ग्लोबल मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन बॉडी है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये पूरी तरह से काम क्या करता है कि हम किस तरीके से एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी को प्रमोट कर सकते हैं, मेथडोलॉजी को, साइंटिफिक टेक्निक को, जिस तरीके से भी हम आर्किटेक्चरल या आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज पूरे वर्ल्ड का कंजर्व कर सके, उस हर चीज़ को हम करेंगे। ये एक एडवाइजरी बॉडी है यूनेस्को के फॉर कल्चर हेरिटेज के लिए, और पर्टिकुलर बताएं तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के बनाया गया था इसको 1965 में, वार्सो के अंदर, पोलैंड में है ना वार्सो, वहाँ के अंदर, एज अ रिजल्ट ऑफ वेनिस चार्टर ऑफ 1964। हेडक्वार्टर आपको इसका पेरिस फ्रांस में मिलेगा। नाम फिर से समझिए, आइकोमॉस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। और उसके बाद आता है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड। अब फंड है तो फोकस क्या होगा, फोकस यही है, पैसा हम खर्चा करेंगे। अगर कोई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है हेरिटेज के कंजर्वेशन के लिए तो हम खर्चा करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम इंडिया में फैलाएंगे। 2015 में बनाया गया था, और एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता है ये WMF के लिए। और इसमें आपका प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट और आउटरीच वगैरह, अगर हम कहें कि असिस्ट करते हैं, इसके अंदर असिस्टिंग उनकी भी रहती है। अब देखिए कुछ इनिशिएटिव जो सरकार ने चलाए हैं इस हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए, समझते हैं। पहला, हृदय। हृदय एक नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है, जिसको हृदय बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसे शुरुआत किया है इसकी, ताकि हम प्रिजर्व वगैरह करें हमारा इतना यूनिक कैरेक्टर है ना जो हेरिटेज साइट्स का इंडिया के अंदर, उसको। फिर है प्रसाद। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इस स्कीम को लॉन्च करा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 2014-15 में, ताकि हम पूरी तरह से जो पिलग्रिमेज जहाँ पे जाते हैं दर्शन करने के लिए लोग, वहाँ पे और हेरिटेज डेस्टिनेशंस वगैरह को प्रॉपर डेवलप करें। स्कीम का एम है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, जैसे कि एंट्री पॉइंट्स हो गया ना, रोड, रेल, वाटर ट्रांसपोर्ट, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब वहाँ तक बिल्कुल पहुँचाएंगे, वहाँ तक के चीज़ें होंगी। बेसिक टूरिज्म फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे कि इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, इन्फॉर्मेशन सेंटर्स बनते हैं, ATM बनते हैं, मनी एक्सचेंज, इको फ्रेंडली मोड्स होंगे ट्रांसपोर्ट के। एरिया को लाइट करा जाएगा, लाइटनिंग होगी, मतलब जलता रहेंगी चीज़ें, है ना। रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसा करेंगे, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे, अपना सोलर वगैरह का यूज़ करके। पार्किंग वगैरह प्रॉपर होगी, जिससे भी टूरिज्म में बढ़ोतरी हो सके, फायदा मिले टूरिस्ट को। फिर आता है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर भाई मॉन्यूमेंट्स वगैरह को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एज मॉडल स्वच्छ टूरिज्म डेस्टिनेशन, ताकि हमारा जो टूरिस्ट है उसका एक्सपीरियंस और बढ़िया हो जाए। उसके बाद अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च करा, लेकिन इसमें कोलैबोरेशन रहा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, दोनों एक साथ आ गई, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का और स्टेट यूटीज की सरकारों का भी, जिससे टूरिज्म में जो भाई एम्यूनिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, जो भाई जो चीज़ें सप्लाई मतलब दी जाती हैं, वो सब अवेलेबल हों। और नेचुरल हेरिटेज टूरिस्ट साइट्स में सब कुछ हो, भैया बंदे के पास पार्किंग है, वॉशरूम है, होटल है, जो भी चाहिए है ना, तो हर जगह पूरे इंडिया में ये अवेलेबल हो, टूरिस्ट फ्रेंडली जगहें बन जाएं इससे। और प्लान्ड और फेज वाइज मैनर में इस काम को किया जाएगा। उद्देश्य ये है कि कंपनीज को इनकरेज करना, कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट, सिटीजन, NGOs, इंडिविजुअल, दूसरे स्टेक होल्डर्स, कि आइए भैया आइए और ऐसे टूरिस्ट एरियाज को डेवलप करिए बढ़िया से। और ये ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाएगा मॉन्यूमेंट मित्रास के नाम से, है ना, फॉर द कोलैबोरेशन इनिशिएटिव। तो मॉन्यूमेंट मित्र हो गए ना, दोस्त हैं सब एक साथ, जो है अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए मॉन्यूमेंट मित्र का नाम दे दिया गया। फिर आता है स्वदेश दर्शन स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है। इसमें क्या है देखो, थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स को या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए है, डेवलप करने के लिए है। साथ में इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन 2018 का है, इंटरनेशनल टूरिज्म प्रमोशन कैंपेन है ये। आदर्श स्मारक की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई करे कुछ ऐसे 100 मॉन्यूमेंट्स जिन्हें हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे मॉडल मॉन्यूमेंट्स के तौर पर। और आखिरी में प्रोजेक्ट मौसम की बात करें, ताकि रिकनेक्ट और रीस्टैब्लिश करें हम अपने कम्युनिकेशन कंट्रीज के बीच में, इंडियन ओशन वर्ल्ड की, भाई इंडियन ओशन वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें हम अपने रिश्ते वापस अच्छे करें। इससे क्या होगा कि कल्चर वैल्यूज को समझ पाएंगे, जो दिक्कतें आती हैं मेरी टाइम में हम उसको भी समझ पाएंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा हमने बात करी। नेक्स्ट टॉपिक कहता है खुशीनगर का। तो खुशीनगर क्यों रहा न्यूज़ में, पहले तो ये जान लीजिए। हुआ क्या कि यूनियन कैबिनेट ने
अपना अप्रूवल दे दिया कि कुशीनगर एयरपोर्ट को जो है बनाओ, जो उत्तर प्रदेश में है ना, इसको आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दो। बहुत बढ़िया बात है। तो कुशीनगर की क्या इंपॉर्टेंस है, पहले ये समझते हैं। देखिए कुशीनगर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सुना क्यों है? सुना आपने होगा बुद्धिस्ट के, बुद्धिज्म में सुना होगा कुशीनगर की इतनी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है और साथ में बुद्धिस्ट सर्किट का भी यहाँ पे पार्ट है। एज लॉर्ड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण हेयर, जो लॉर्ड बुद्धा थे इन्होंने कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण पाया था, इसलिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये महापरिनिर्वाण है ना, ये बुद्धिज्म के अंदर एक ऐसी स्टेट होती है निर्वाण की जिसमें एवर लास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाली शांति मिल गई है आपको, खुशियां मिल गई हैं आपको, हैप्पीनेस मिल गई है। आप फिजिकली तो मर गए हैं लेकिन आपकी आत्मा उस चीज को पा चुकी है। अब कुछ प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इस सिटी के अंदर है। महापरिनिर्वाण स्तूपा है, एक मंदिर भी है ना, जो ये जो मंदिर है ना, ये इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर स्टनिंग 1500 साल पुरानी एक रिक्लाइनिंग बुद्धा है। और उसके साथ यहाँ पे मुक्त बंधन स्तूपा है जिसमें बुद्धा की क्रिमेशन साइट को रिप्रेजेंट करता है। साइट जो कुशीनगर की है, पहली बार सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में आइडेंटिफाई करी थी और ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। इसे आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। यहाँ देख लीजिए कुछ बुद्धिस्ट साइट्स के बारे में दिखा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर है, बिहार के अंदर तो है भी लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इस जगह पे आपको लुम्बिनी मिलेगी, है ना, बुद्धा की बर्थ प्लेस है। अब तो खैर उधर नेपाल साइड पे आ जाएगा मामला। उसके बाद श्रावस्ती की बात करें तो बुद्धा ने अपने डिवाइन प्रॉनेस को शो किया था। नॉन जो बिलीव नहीं करते थे या मतलब उनको दिखाने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सरमन्स यहाँ हुए भी हैं। फिर कपिल वस्तु की बात करें तो बुद्धा यहाँ से बड़े हुए, है ना, ग्रो अप एज अ चाइल्ड। सारनाथ की बात करें तो बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था जब इन्हें एनलाइटमेंट मिला था उसके बाद। ये बिहार में देख लो भाई, बोध गया, बोध गया बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धा ने यहाँ पे एनलाइटमेंट पाया था। और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे एक संकीसा है, लॉर्ड बुद्धा डिसेंडेड हेयर आफ्टर गिविंग सरमन टू हिज मदर इन हेवन। और आखिरी में कौशंबी है, अभी काफी फेमस है, बुद्धा ने डिलीवर करे थे कई सारे सरमन्स यहाँ कौशंबी में। तो कुछ साइट्स की बात करी। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस टॉपिक रह रहा है पिछले 1-2 साल से, करतारपुर कॉरिडोर का। तो वजह क्या है इस बार न्यूज़ में रहने की? वजह ये कि फर्स्ट एनिवर्सरी हो गई भाई, 1 साल पूरा हो गया करतारपुर कॉरिडोर का। तो अब करतारपुर कॉरिडोर के बारे में कुछ बात जाने। देखिए करतारपुर कॉरिडोर ये नवंबर 2019 में खोला गया था, है ना, क्योंकि उस समय 550वां साल था ना, बर्थ एनिवर्सरी थी, 550th बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की। और उस दिन करतारपुर साहिब को खोला गया था, ये जो करतारपुर कॉरिडोर है इसको खोला गया था। अब कॉरिडोर क्या काम करता है? कॉरिडोर यहाँ पे डेरा जो बाबा नानक श्रीन है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, उसको कनेक्ट करता है गुरुद्वारा दरबार साहिब से करतारपुर में जो है, जो कि नारोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस में है। अब डिवाइड हो गया था देश तो क्या कर सकते हैं, है ना, तो उधर को इधर से कनेक्ट करता है। लेंथ इस कॉरिडोर की 4 किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर, तो कहीं लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये रन करता है अक्रॉस दी रावी रिवर। अब गुरुद्वारा दरबार साहिब को ऑर्डर करा गया था महाराजा ऑफ पटियाला के द्वारा बिटवीन 1921 टू 29। और ये माना जाता है कि ये जो है प्लेस थी जहाँ पे नानक जी ने करीब 18 साल अपनी जिंदगी के गुजारे हैं। अब एक बहुत ही फेमस गुरु जिनका नाम गुरु नानक देव जी है, उनके बारे में जानते हैं। देखिए सिखिज्म की शुरुआत करने वाले यही थे। ये फर्स्ट ऑफ द 10 सुख गुरुस थे, और मतलब 10 जो सत गुरु थे ना उसमें से पहले यही थे, है ना, यही थे गुरु नानक देव जी। और भक्ति सेंट भी थे। इनका जन्म 1469 में हुआ था ननकाना साहिब पंजाब में पाकिस्तान में। और अगर हम बताएं और इनकी मौत अगर कहाँ हुई तो इनकी जो डेथ हुई थी वो करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी। अब गुरु नानक और सिखिज्म ये निर्गुणी निर्गुणी से इन्फ्लुएंस है। आपने देखा होगा पंजाबी जो है वो फॉर्मलेस गॉड, मतलब उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, है ना। ये निर्गुणी जो फॉर्मलेस गॉड ट्रेडिशन है ना भक्ति मूवमेंट का मिडिवल इंडिया में, ये उससे इन्फ्लुएंस हुए थे गुरु नानक देव जी। और ये मानते थे कि गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं, आप देख नहीं सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक ईश्वर है, एक गॉड है जो हर एक क्रिएशन
के अंदर है। सारे ह्यूमन बीइंग जो है ये डायरेक्ट एक्सेस गॉड का कर सकते हैं, सब ईश्वर को पा सकते हैं। इसमें कोई भी रिचुअल की, किसी भी पंडित वगैरह की ज़रूरत नहीं है। गुरु नानक देव जी ने फाउंड करा, फॉर्मलाइज करा 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म को। और 3 पिलर्स क्या थे? एक तो था नाम जपना। नाम जपना मतलब समझते हो ना? नाम जपना, नाम जपना, मेडिटेशन ऑफ गॉड, है ना? दूसरा आता है कीरत करनी, मतलब आप अगर यहाँ पे कीरत करते हैं ना, कीरत करते हैं तो टू ऑनेस्टली अर्न बाय वंस फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। उसके साथ वंड चखना, मतलब सिख जो हैं उनको कहा गया कि आप जो है शेयर करो अपनी वेल्थ को विद इन द कम्युनिटी बाय प्रैक्टिसिंग वंड चखना, जो आज भी सिख कर रहे हैं। तो ये कुछ खूबसूरत बातें सिखिज्म के बारे में। और इस पार्ट के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कमेटी टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख क्यों रही न्यूज़ में, पहले जानते हैं। देखिए, सेंटर ने रिसेंटली डिसाइड करा कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसके हेड करा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स के द्वारा। और क्यों बनाएंगे? क्योंकि काफ़ी डिमांड कर रहे हैं लोकल्स कि भैया एक कमेटी बनाओ, इसमें लद्दाख को ऐड करो 6 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, ताकि लद्दाख की जो यूनिक आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसलिए भैया कमेटी बनाने की बात आ गई। अब बात आती है कि क्यों, क्या है लैंग्वेज, कल्चर और लैंड लद्दाख की। तो भाई देखो, आ जाओ। पॉपुलेशन प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट है यहाँ पे। उसके साथ फा हिंग लद्दाख को रिफर करते हैं किया छा के नाम से, या हिंग सांग ने इसको मा लो पो के नाम से रिफर किया था। लैंग्वेज यहाँ जो बोली जाती है वो लद्दाखी है, तिब्बतियन है, उर्दू है और बाल्टी है। म्यूजिक और डांस की बात करें, 3 तरह की चीज आती हैं, छाम या मास्क डांस, इहरना, झबरो, स्पाओ, सौंदोल, चार्तसिस और मेंटोक्सटैनमो। फोक म्यूजिक लद्दाख की अगर देखें तो रिलीजियस चैंटिंग हो गई, जैसे कि यांग चैंटिंग है ना, इसे पढ़ते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं दमन, सूरना, पिवांग का यूज करते हैं। अब बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख की बात करें तो ये यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी आता है। उसके साथ सोवा रिक्पा, तो सोवा रिक्पा यहाँ पे 2 देख लो, एशियंट इंडियन मेडिवल सिस्टम जिसे लॉर्ड बुद्धा ने प्रोपाउंड करा था, इसमें आपका इसको इंक्लूड करा गया इन नेशनल लिस्ट फॉर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में भी। कुछ फेमस मोनास्ट्रीज यहाँ की नाम है लमेरुयु, हेमीस, थिक्सी, शे, एल्ची, लिखिर और फ्यांग। और उसके साथ फेस्टिवल्स जो यहाँ पे मनाए जाते हैं, कुछ फेमस की बात करें तो लोसार, हेमीज, तीशु, शाका और दावा। तो इस बारे में हमने पूरी लद्दाख के बारे में बात कर ली। तो यहाँ पे हमारा ये होता है कंप्लीट पार्ट। और if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS. And if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much. Have a wonderful day. Take care.